हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। इससे पहले हम लेक्चर 3 करवा चुके हैं। उस तीनों लेक्चर्स में हमने जून के करंट अफेयर्स हमने करवाए हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है जून का, और उसके बाद हमारा लेक्चर शुरू होगा जुलाई का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ बता दूं, आपको केवल और केवल क्या करना है, केवल वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर खुद लगाना है और उसके बाद आपको आंसर देखना है। इससे क्या होगा, आप एक को तो आपका टाइम बचेगा कि आपको जाके पेपर लेके और वो क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। आप जो 25 क्वेश्चंस है वो ऐसे ही कर लोगे। इससे आपको तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस करो और 25 में से अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस जो है वो ठीक करने की कोशिश करो, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं। नहीं तो जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो 15+ क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इस लेक्चर में जाना है। और इसके अलावा अगर आपको जनवरी से लेके आपको नेक्स्ट ईयर तक, इस ईयर के मतलब लास्ट तक करंट अफेयर्स करने हैं, मतलब 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स करने हैं, तो आप हमारे जनवरी से जाके भी देख सकते हो। हमने जनवरी से लेके मई तक के पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू 5G टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट, द 5G हैज हायर लेटेंसी एज कम्पेयर टू 4G। लेटेंसी मतलब मान सकते हो देरी। ठीक है, तो 5G में ज़्यादा देरी थोड़ी ना होगी, वो तो और जल्दी होगा ना। 5G इसीलिए तो आ रहा है, 5th जनरेशन इसलिए तो आ रहा है कि वो और ज़्यादा फास्ट हो उसके, और ज़्यादा जल्दी हो उसके। तो 5G में ज़्यादा लेटेंसी नहीं होती है। ठीक है, कम लेटेंसी होती है एज कम्पेयर टू 4G। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, 5G सपोर्ट्स अबाउट 4,000 डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर। कि जो 5G है वो 4,000 डिवाइसेस को पर स्क्वायर किलोमीटर सपोर्ट करता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, केवल इतनों को ही सपोर्ट करता है। जो 5G है वो तो अप्रोक्स 1 मिलियन डिवाइसेस को, कितने, अबाउट 1 मिलियन डिवाइसेस को सपोर्ट करता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि जो 4G है वो 4,000 डिवाइसेस को अप्रोक्स वो करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, 5G यूजेस हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 28 हर्ट्ज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये ज़्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है 28 गीगाहर्ट्ज की, जबकि जो 4G है वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वहाँ पे होती है 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 2500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मेगाहर्ट्ज, और ये कौन सी है, गीगाहर्ट्ज से, याद रखना ये मेगाहर्ट्ज है और ये गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है 5G। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके क्या होगी, रॉन्ग होगी। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो केवल और केवल कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होती है, 5G में लेस लेटेंसी होती है और अप्रोक्स 10 टाइम्स लेस लेटेंसी होती है 4G से। ठीक है, और कितने डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो अब बताओ कि ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, तो ज़्यादा ट्रांसफर डेटा कौन करेगा, 5G ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करेगा। स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, स्पीड जो है 5G की ज़्यादा होगी। इसकी जो होती है 1 Gbps। ठीक है, 1 Gbps से भी ज़्यादा स्पीड होती है 5G की, जबकि जो 4G की बात करें तो वो 100 Mbps टू 1 Gbps होती है। मैक्सिमम 1 Gbps होती है किसकी, मैक्सिमम ये होती है 4G की स्पीड, और 5G की तो 1 Gbps से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, और याद रखना एक 5G है ना, बैटरी की कंजप्शन भी कम करता है, लेस बैटरी कंजप्शन। ये भी आ सकता है कि ये ज़्यादा बैटरी की कंजप्शन करता है कि कम करता है, तो ये बैटरी की कंजप्शन भी कम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेस बैटरी कंजप्शन भी ये करता है। एक और चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2018 में एक कमेटी बैठी थी किसके अंडर, AJ पोलराज के अंडर। किसके अंडर, AJ पोलराज के अंडर 2018 में एक कमेटी बैठी थी। ठीक है, जिसने एक रोड मैप सजेस्ट किया था। जिसने क्या सजेस्ट किया था, एक रोड मैप सजेस्ट किया था फॉर 5G अडॉप्शन, फॉर 5G अडॉप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना अगर कभी आ जाए, क्योंकि आजकल 5G है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये जो AJ पोलराज कमेटी थी किसके लिए बैठी थी, 2018 में किसके बैठी थी, 5G अडॉप्शन के रोड मैप को तैयार करने के लिए बैठी थी। ठीक है, ये सजेस्ट करना था कि हम 5G अडॉप्शन को कैसे रोड मैप रहे, हम उसको कैसे अडॉप्ट करें। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, 5G के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 क्या बोलता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट सेज दैट CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स एंड फॉर कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो अप्रूवल ऑफ ड्रग्स करता है और कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि यही तो है, यही तो इसमें बोल रखा है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टैंडर्ड को कंट्रोल यही करता है। सेकंड है, CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ
फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो देखो ये एक्सपोर्ट्स के चीज़ें नहीं देखता, याद रखना CDSCO जो ये है क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है उसको नहीं देता है। फॉर फार्मा एक्सपोर्ट कौन सा है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है फार्मा के एक्सपोर्ट के लिए, ना कि CDSCO, क्योंकि केवल और केवल क्या करता है, उनकी क्वालिटी को देखता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी करेक्ट होगी, तो आंसर हमारा क्या आ गया ए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो ये CDSCO है ये किसके अंडर बना हुआ है, ये किसके अंडर बना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर बना है। किसके अंडर बना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। और क्या क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, नई ड्रग्स को अप्रूव करेगा, क्लिनिकल ट्रायल करेगा, उसके बाद जो भी ड्रग्स के लिए स्टैंडर्ड होंगे उसको देखेगा। उसके बाद अगर बात करें जो भी इंपोर्टेड ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन यही करेगा। फिर है स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन यही करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यही करेगा CDSCO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें वो कहाँ पे है, याद रखना न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, और न्यू दिल्ली के अंडर इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर ये चीज़ करता है। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वैसे आया कब था, 1940 में आया था। याद रखना ये कब आया था, 1940 में आया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें लाइसेंस, जो हमें देखो एक ये तो होगी हमारी नॉर्मल ड्रग्स। अगर हम क्रिटिकल ड्रग्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, क्रिटिकल अगर हम ड्रग्स की बात करें तो उनके लिए जो लाइसेंस है वो कौन देगा, याद रखना वो कौन देगा, CDSCO के अंडर एक होता है जिसको बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जो क्रिटिकल ड्रग्स को लाइसेंस देता है। क्रिटिकल ड्रग्स मतलब जैसे कि आप मान सकते हो किससे रिलेटेड, जैसे कि ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और उसके अलावा IV फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन, सिरा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कोई होंगी तो उनको अगर जो लाइसेंस देगा वो कौन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी CDSCO के अंडर आता है। और CDSCO किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। हेडक्वार्टर्स के कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखना। और CDSCO का हेड कौन करता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 हो जाता है कंप्लीट। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 क्या बोलता है, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करता है कि हमें क्या होना, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए और फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, यही बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ये तो हमें बोला ही गया है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में ऐसा बोला गया है, ऐसा कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि जो फोर्स लेबर है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर लिखा गया, आर्टिकल 23 में ऐसा लिखा गया। ठीक है, आर्टिकल 23 में ऐसा लिखा गया। अब सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करता है कि पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट किस में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट्स डिफाइन नहीं है। पनिशमेंट इसके किस में होती है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, प्रिवेंशन एक्ट 1956 में डिफाइन है कौन सी, ये इनकी जो पनिशमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल राइट्स दिए गए हैं उसके बारे में। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम फोर्स लेबर ओनली अगेंस्ट द स्टेट। नहीं, अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी फोर्स लेबर करता है तो उसके अगेंस्ट भी है, याद रखना प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी है ये, केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। प्राइवेट पर्सन भी अगर कोई फोर्स लेबर करवाता है किसी से तो वो भी किसके अंडर आता है, वो भी इसके अंडर आता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, हमारी करेक्ट होगी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23। तो याद रखना ये किसके लिए अवेलेबल होता है, ये बोथ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या है, बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। अब आप एक चीज़ बताओ, केवल और केवल सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, केवल और केवल सिटीजन्स के लिए कौन से हमारे राइट्स हैं, जल्दी से याद करके बताओ। देखो याद रखना आर्टिकल आपको खुद देखने की कौन कौन सा। ठीक है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये जो राइट्स हैं ये केवल और केवल हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। जो बाहर के पर्सन से उनको अवेलेबल नहीं है, नॉन सिटीजन्स को ये राइट्स जो है अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जाके देखने हैं कि ये राइट्स जो है कौन से हैं। ठीक है, ये राइट्स कौन से हैं ये आपको जाके देखने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 78 है उसकी कुछ चीज़ें होगी। अब आप एक बात बताओ, चलो इसमें तो फोर्स लेबर के बारे में लिख कर रखा है, फोर्स लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में लिख रखा है आर्टिकल 23 में। तो हमारा जो आर्टिकल 24 है वो किसके बारे में है, ऐसा ही वो भी एक आर्टिकल है। आर्टिकल 24 याद रखना है वो किसके बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। किसके बारे में है, वो चाइल्ड लेबर के बारे में है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाइल्ड लेबर के बारे में है। और इसमें 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया था। 2016 में आर्टिकल 24 में अमेंडमेंट किया गया और क्या बोला गया
कि जो 14 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं, 14 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, सब ऑक्यूपेशन से उनको फ्री कर दिया 14 ईयर से कम को। और जो 14 ईयर्स से 18 ईयर्स तक के जो एडोलेसेंट्स हैं वो हजारडीएस जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे काम नहीं कर सकते, वो हजारडीएस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। 14 ईयर से छोटे कहीं काम नहीं कर सकते और 14 से 18 वाले हजारडीएस में काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ है, ये आर्टिकल 24 2016 में अमेंडमेंट किया गया था और ये सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना, जब पॉलिटी की सीरीज होगी तो आपके ये और चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, सबको। ठीक है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलो फिर भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल स्कीम। देखो फास्टर अडॉप्शन, इसको फेम स्कीम बोल दो। ठीक है, ये सेम ही है, फुल फॉर्म रखिए फेम स्कीम की, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल स्कीम। फर्स्ट है द गवर्नमेंट डिसाइड द सब्सिडी बेस्ड ऑन किलोवाट ऑफ व्हीकल। देखो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी किलोवाट ऑफ ए व्हीकल पे डिसाइड करते हैं, फेम स्कीम में ये बोला गया है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, किलोवाट पे ही इसकी सब्सिडी बेस है। सेकंड है द गवर्नमेंट हैज आल्सो केप्ट इंसेंटिव फॉर टू व्हीकल्स एट 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। इसने बोला कि गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स के लिए वो 40% व्हीकल के कॉस्ट पे सेट कर रखे हैं। कैसा है? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ऐसे भी कर रखा है। थर्ड है जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। याद रखना ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसको क्या करती है, इसके अंडर ही आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर ही आती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया, डी। तो याद रखना ये फेम स्कीम एज ए किस स्कीम का पार्ट एक लॉन्च की गई थी, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के रूप के पार्ट, एज ए पार्ट ये जो फेम स्कीम है ये स्टार्ट की गई थी। अब ये जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है ये कब आया था? याद रखना ये 2020 में आया था। याद रखना ये कब आया था, 2020 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नेशनल सिक्योरिटी अचीव करना बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड एंड ई व्हीकल्स। ठीक है, दो चीज़ इसको करनी थी, हाइब्रिड एंड ई व्हीकल्स को इसको प्रमोट करना था, किसको, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान को। ठीक है, और इसका टारगेट क्या था, याद रखना इसका एम्बिशियस टारगेट था कितना, कि 6 to 7 मिलियन सेल करनी है हमें, 6 to 7 मिलियन सेल करनी है हाइब्रिड और ई व्हीकल की ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इसका टारगेट था। फिर उसके अंडर आई हमारी फेम स्कीम। फेम आपका फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स। ठीक है, फॉर टू व्हीलर्स के लिए मैंने बताया पहले जो थी वो 10,000 किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी थी, लेकिन अब कितनी होगी, 15,000 किलोवाट आवर्स के उससे सब्सिडी कर दी गई है। अब ये जो फेम स्कीम है उसके भी 2 फेजेस लॉन्च हुए हैं। सबसे पहला जो फेज आया था वो 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2019 में वो स्टॉप हो गया। फिर अब हमारा फेज 2 आया है, ये 2019 में आया है और ये कब खत्म होगा, 2022 के 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फेजेस में हमारा लॉन्च हुआ था। हाइब्रिड और ई व्हीकल्स को ये भी कवर करता है। और मेन चीज इसके जो है ना 4 फोकस एरियाज हैं, इस स्कीम के 4 फोकस एरियाज हैं फेम स्कीम के। कौन कौन से? सबसे पहले एक तो हमें क्या करनी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है वो व्हीकल्स बनाने के लिए, हाइब्रिड और ई व्हीकल बनाने के लिए। दूसरी चीज क्या करनी है, डिमांड क्रिएट करनी है। सबसे बात क्या है, हमें डिमांड क्रिएट करनी है। तीसरी चीज क्या है, हमें पायलट प्रोजेक्ट्स चलाने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, कहीं कहीं पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 जो है ये बेसिक चीजें हैं जो हमें फेम स्कीम के अंडर करनी है। और 2 फेजेस में इसको लॉन्च किया गया, फर्स्ट फेज खत्म हो गया और सेकंड फेज जो है वो अभी चल रहा है। और सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई दी। ठीक है, ठीक है, फेम स्कीम के बारे में, तो किसका पार्ट है, कैसे है, कौन सी मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें इसमें होगी। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पार्लियामेंट शुड इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। सेकंड है, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप आर्टिकल 82 पढ़ोगे, आर्टिकल 82 पढ़ोगे और आर्टिकल 170 पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आर्टिकल 82 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट शुड इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, और आर्टिकल 170 में लिखा गया है कि स्टेट शुड बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर डिलिमिटेशन एक्ट। ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन क्या है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2001 में, और उन्होंने क्या कर दिया, फ्रिज कर दिया, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज हैं उनको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कब तक? जब तक 2026 के बाद पहला सेंसस नहीं होता। जब तक 2026 के बाद पहला सेंसस नहीं होता तब तक उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज उनको फिक्स कर दिया। इसका मतलब कब तक फिक्स कर दिया है, 2026 के बाद सेंसस कब होगा, 2030 तक। इसका मतलब 2030 तक की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं वो इस अमेंडमेंट ने फिक्स कर दिया है। इसका मतलब क्या है, हर एक सेंसस के बाद जो है वो पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट उसको नहीं लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आगे समझ में, अमेंडमेंट हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। अगर 2000 से पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई थी, लेकिन अब क्या है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं वो 2026 तक फिक्स कर दी गई। जब तक कि 2026 के बाद पहला सेंसस नहीं होता तो तब तक ये बाउंड्रीज क्या है, फिक्स है। तो ये है हमारी चीज़, ठीक है। और वैसे अगर आप बात बताओ कि चलो ये तो हो गया डिलिमिटेशन जो कमीशंस हैं, डिलिमिटेशन कमीशन जो है, डिलिमिटेशन एक्ट के बाद जो गवर्नमेंट है वो डिलिमिटेशन कमीशंस को अपॉइंट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। तो आज तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बैठे हैं, तो याद रखना ओनली आज तक 4 ही डिलिमिटेशन कमीशन बैठे हैं। फर्स्ट 1952 में बैठा था, फिर 63 में बैठा था, फिर 1973 में बैठा था और फिर 2002 में बैठा था। तो ये 4 ही डिलिमिटेशन कमीशन आज तक बैठे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आज तक 4 ही डिलिमिटेशन कमीशन हमारे बैठे हैं, ठीक है। तो यही है। और वैसे डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्री फिक्स कर देना टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज की कंट्री में, ताकि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ताकि जो हर एक वोट की वैल्यू है वो इक्वल हो उसके, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो 1 वोट की 1 वैल्यू हो उसके, इसके लिए बार बार क्या किया जाता है, डिलिमिटेशन किया जाता है। और अब जो होगा वो कब होगा, 2030 में होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन नंबर, क्या पूछा है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या हो गया, इसमें अमेंडमेंट हो गया है, ठीक है। बाद में क्या हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है। तो देखो मैंने इतनी बड़ी गाथा गा दी और उसके बाद भी क्वेश्चन गलत कर दिया। क्यों कर दिया क्वेश्चन गलत, देखो आप इसमें, क्योंकि देखो आफ्टर एवरी सेंसस जो है वो जो है पार्लियामेंट इनेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो फिक्स कर दिया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होंगे, लेकिन सेकंड तो करेक्ट ही है। जब डिलिमिटेशन एक्ट होगा, जब डिलिमिटेशन एक्ट लगाया जाएगा तभी जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी स्टेट्स की जो है वो डिवाइड होंगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, बताते बताते जो क्वेश्चन है ऐसे गलत हो जाते हैं। समटाइम्स हम सोचते कुछ और लगाते कुछ आंसर, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है कि हर सेंसस के बाद हमें डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्री जो है वो फिक्स कर दी गई है। तो ये इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस के बारे में हमें बताना है कि हमें इंडिजिनियस लैंग्वेजेस को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फर्स्ट है दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ प्रोक्लेम 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस को क्या है, प्रोक्लेम किया है, ठीक है। क्या किया, प्रोक्लेम किया। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है यूएन जनरल असेंबली मेड यूयूलू प्रोक्लेमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूयूलू प्रोक्लेमेशन टू गाइड एक्शंस ऑफ कंट्रीज एंड रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिसोर्सेज। एंड देखो यूयूलू प्रोक्लेमेशन हुआ है और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हुआ है, लेकिन ये यूएन जनरल असेंबली ने नहीं किया। ये किसका इनिशिएटिव है, ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है, ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। फर्स्ट यूनेस्को डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए बना है, ठीक है। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है, यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस 2019, ठीक है। याद रखना किसके लिए बना है, यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2019 को सपोर्ट करते हुए यूनेस्को ने डॉक्यूमेंट निकाला है यूयूलू प्रोक्लेमेशन, ठीक है, जिसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं उनको, ठीक है। और ये यूयूलू प्रोक्लेमेशन हुआ का है, याद रखना ये 2018 में हुआ है। कहाँ पे, चांगसा चाइना में। कहाँ पे हुआ, चांगसा चाइना में ये हुआ है, 2018 में डिक्लेरेशन हुआ है। थर्ड है द यूनेस्को हैज, सॉरी हाँ, तो क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी क्योंकि यूएन जनरल असेंबली का नहीं है, ये यूनेस्को का है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी। थर्ड देखो, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस 2022 से 32 एंड हैज लॉन्च्ड ए ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर मेकिंग ए डिकेड ऑफ एक्शन फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि यूनेस्को ने 2022 से 32 तक के जो डिकेड है उसको क्या घोषित किया है, डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, और उस डिकेड को क्या बनाना है, इंडिजिनस लैंग्वेजेस का वो बनाना। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा सी। क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई है लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यस, आर्टिकल 29। कौन सा है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 में बोला गया है। और अगर माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट उनको प्रमोट करना है तो उनकी क्या क्या चीज़ें मतलब प्रोटेक्ट करनी है, उनकी लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ये तीनों चीज़ें ही जो है वो माइनॉरिटीज़ की क्या करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। और उनको ये चीज़ें बचाने का उनका अधिकार है, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट, उनकी कल्चर। ये कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 29 में दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 29 में दिया गया है। अब एक चीज़ मतलब ये ऐसा, मतलब ये चीज़ें न्यूज़ में ही क्यों, इंडिजिनस लैंग्वेजेस न्यूज़ में क्यों है, तो याद रखना रिसेंटली क्या है, तुल्लू लैंग्वेज जो है ना हमारी तमिल में है, तुल्लू लैंग्वेज, जो तुल्लू लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में डालने की बात चल रही है, ठीक है। उसको डिमांड किया जा रहा है कि 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस में तुल्लू लैंग्वेज को भी डाला जाए। तो ऐसा मतलब 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस वैसे हैं कितनी हमारी, देखो टुल्लू लैंग्वेज को बोल रहे हैं कि 8th शेड्यूल में डालें।
तो 8 शेड्यूल जो है उसके क्या क्या फायदे हैं अगर 8 शेड्यूल में डल जाती है? तो बहुत सारे फायदे हैं 8 शेड्यूल में डलने के। क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले साहित्य अकेडमी जो है वो उसको रिकॉग्निशन दे देती है। दूसरी चीज़, जो भी MP MLA है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं वो फिर उस लैंग्वेज में हो सकते हैं, जैसे कि UPSC का एग्जाम है फिर वो तुल्लु लैंग्वेज में भी, मतलब तुल्लु जो है वो भाषा में भी हो सकता है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको स्पेशल फंड्स प्रोवाइड करेगी उसके लिए, ठीक है, उस लैंग्वेज के लिए। उसके बाद जो है प्राइमरी और हाई स्कूल्स में जो है टीचिंग भी हो सकती है तुल्लु की। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप 8 शेड्यूल में किसी लैंग्वेज को डाल देते हो। तो जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारी कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस थी, 14 थी 8 शेड्यूल में। लेकिन अब कितनी हो गई है? याद रखना, अब कितनी हो गई? 22 हो गई है। और तुल्लु की अभी बात चल रही है, वो डली नहीं है, ठीक है। सबसे पहले 14 थी, फिर होगी कितनी? 22। तो एक चीज़ आप बताओ कि 14 से 22 तो नई कौन कौन सी ऐड हुई हैं, ठीक है, नई कौन कौन सी ऐड हुई हैं? तो याद रखना, सबसे पहले अगर बात करें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1967 में एक लैंग्वेज ऐड हुई थी जिसको बोलते हैं सिंधी, जिसको क्या बोलते हैं? सिंधी। उसके बाद 3 लैंग्वेज ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये कब हुई? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड हुई है। कब? 1992 में। कब ऐड हुई है? 1992 में। और 4 लैंग्वेजेस और भी ऐड हुई हैं। कब ऐड हुई हैं वो 4 लैंग्वेजेस? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जो लैंग्वेज हैं ये 2003 में ऐड हुई हैं। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में? 92nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये टोटल लैंग्वेज कितनी होगी? 22 होगी हमारी लैंग्वेज। तो एक और कंसेप्ट आता है लैंग्वेज के बारे में, क्लासिकल लैंग्वेज। इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है? तो याद रखना, जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेज है वो सारी कहाँ पे है? 8 शेड्यूल में, ठीक है, 8 शेड्यूल में है। और हमारी टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। उनके नाम बताएं तो हम, जैसे कि सबसे पहले आता है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। सबसे लेटेस्ट जो है वो उड़िया ऐड हुई है 2014 में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है, तमिल सबसे पहले, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर उड़िया, ठीक है। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है कि कब कब जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज बनी है। और ये सारी की सारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है ये किस में आती हैं? ये जो उसमें भी आती हैं, किसमें? 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस में भी ये सारी आती हैं। तो ये सारे कुछ हैं हमारे उसके प्रमोट करने के बारे में। तो तुल्लु लैंग्वेज की अभी बात चल रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी है 81। आ जाते हैं 82 पे। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बताना है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, सबसे पहले इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। जिसने हमारे पहले के करंट अफेयर्स देखे हैं उनको पता होगा कि ये मैं करवा चुकी हूँ। सेकंड है, इंडिया हैज बीन रैंक 10th इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2020 एंड शोड ए सिग्निफिकेंट जंप इन इट्स रैंकिंग। जो इंडिया है उसकी रैंक 10th आई है लेटेस्ट रिपोर्ट में 2020 की, और सिग्निफिकेंट जंप किया अपनी रैंकिंग में। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ITU ने ये रिपोर्ट निकाली है और इंडिया की जो पोजीशन है वो बड़ी भी है और 10th पोजीशन पे इंडिया आ गया है। तो पहले 10th पोजीशन पे है तो टॉप किसने किया? USA ने टॉप किया। उसके बाद 2 कंट्रीज सेकंड पे रहे हैं, UK और सऊदी अरेबिया, ठीक है, UK और सऊदी अरेबिया जो सेकंड पे रहे हैं। अगर थर्ड की बात करें तो वो कौन सी कंट्री है? एस्टोनिया, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, ठीक है। इसमें 5 पैरामीटर्स का मेनली यूज़ किया जाता है। 5 पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है ये इंडेक्स निकालने के लिए। लीगल मीजर्स, ठीक है, टेक्निकल मीजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मीजर्स, उसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट, और उसके बाद हमारा कोऑपरेशन, ठीक है। ये 5 चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं, 5 पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वैसे बना कब था? 1865 में बना था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वैसे मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की वैसे कैपिटल क्या है? क्या जेनेवा ही है? याद रखना, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा नहीं है। वैसे हर जगह जेनेवा होता है। तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है बर्न। क्या नाम है? बर्न। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यहाँ पे से एक रिवर पास होती है, आयरे रिवर। कौन सी रिवर पास होती है? आयरे रिवर। और आजकल जो यूरोप की कंट्रीज़ है उनके जो मैप है और वहाँ की जो रिवर्स एंड सिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी सिटी कौन सी रिवर पे बेस है, ईस्ट टू वेस्ट सिटीज़ लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में बताना है, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा कि अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, फिर भी देख लेते हैं। इट इज़ अ मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल विच इज़ द रेंज ऑफ 1000 to 1500 किलोमीटर की। जो ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, ठीक है। क्या एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस ही है, ठीक है, जिसकी 1000 से 1500 किलोमीटर रेंज होती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग ए 1000 kg पेलोड और ए न्यूक्लियर हेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी। सेकंड है ये 1000 kg पेलोड कैरी कर सकती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी, ठीक है। याद रखना ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और कौन सी मिसाइल है? कैनिस्टर्ड मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? कैनिस्टर्ड मिसाइल है ये। और ये 2 स्टेज मिसाइल है। कौन सी? 2 स्टेज मिसाइल है, कैनिस्टर्ड मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट नोटिस पे ये फायर की जा सकती है, ठीक है। ये ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको बताइए अग्नि की जो है 5 मतलब अभी तक बनी है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 बनी है। तो अग्नि 1 की बात करें उसकी रेंज है 700 to 800 किलोमीटर। फिर जो अग्नि 2 है उसकी रेंज है मोर देन 2000 किलोमीटर। फिर तीसरी है जिसकी रेंज है 2500 से ज़्यादा की रेंज। फिर है हमारी 3500 से ज़्यादा की रेंज। और
फिर लास्ट में आ जाती है हमारी 5000 से ज़्यादा की रेंज। इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं, अग्नि 5 को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं। और ये जो अग्नि मिसाइल ये किस प्रोग्राम के अंडर बनी है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ये बनी है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट किया था। इसके अंडर 5 मिसाइल्स बन रही है। कौन सी? पटना। ये मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब जो आकाश है ये कौन सी है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और कौन सी रेंज है? मीडियम रेंज है। याद रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज है। नाग कौन सी है? एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी है? नाग 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल, त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर है और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है हमारी अग्नि, अग्नि हमने अभी देख लिया। फिर है हमारी ये पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सी शॉर्ट रेंज है, कौन सी मीडियम रेंज है, कौन सी सरफेस टू सरफेस है, कौन सी सरफेस टू एयर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या रखनी है? आपको ध्यान रखनी है। मैंने बता दिया कौन से प्रोग्राम के अंडर बननी है, कब स्टार्ट हुआ था और कब ये था। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? एक प्रोजेक्ट डेविल स्टार्ट हुआ था इंडिया में, प्रोजेक्ट डेविल, ठीक है। एक प्रोजेक्ट डेविल स्टार्ट हुआ था। याद रखना, प्रोजेक्ट डेविल कहाँ का? इंडिया का। 1972 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। किसके लिए स्टार्ट किया गया था? मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल को डेवलप करने के लिए। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल को डेवलप करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट डेविल था 1972 में स्टार्ट किया गया था। और इसी के बेस पे, इसी से प्रभावित होकर जो इसी ने बेस प्रोवाइड किया, टेक्नोलॉजी बेस प्रोवाइड किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, प्रोजेक्ट डेविल कब आया था? 1972 में आया था। और फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 84 पे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? देखो, कार्बन बॉर्डर मतलब जो कार्बन इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाना, उन्हीं को बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। फर्स्ट द प्रपोजल ऑफ दिस वाज मूटेड एट रिसेंट G7 मीटिंग एट कार्बिस बे। कार्बिस बे में इसको किया गया है G7 की मीटिंग में नहीं, ऐसा G7 की मीटिंग में नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है। किसने किया है? ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। इसमें क्या किया जाएगा? कार्बन पे प्राइस फिक्स किया जाएगा जो भी इंपोर्टेड गुड्स होंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा, जो आउटसाइड EU से आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? कार्बन जो लीकेज है वो कम हो जाएगी। कार्बन लीकेज मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जब स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज लाई जाती हैं, किसी एक जगह पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट पॉलिसी लाई जाती है तो दूसरी जगह क्या हो जाता है? ग्रीन हाउस एमिशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया गया है? कार्बन जो है वो बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया गया है। और क्यों लाया? इसको EU लाया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स प्रपोज्ड अंडर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो इनिशिएटिव है ये किसका है? ये G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव। और ये किसके? इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जो चाइना का बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है उसको वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव G7 कंट्रीज ने स्टार्ट किया है। और किसके लिए? G7 कंट्रीज रिचेस्ट कंट्री है और इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ताकि उनकी मीट हो सके, उनके लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। बिल्ड बैक बेटर G7 ने स्टार्ट किया है। CBAM किसने स्टार्ट किया है? ये यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है। एक होता है, एक है हमारा फिट फॉर 55। फिट फॉर 55 ये किसने स्टार्ट किया? ये भी यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया। याद रखना, फिट फॉर 55 वैसे क्या है? हमें कि 55% जो है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना है। कब तक? 2030 तक 55% एमिशन को कम करना है। और हमें 2050 तक क्या करना है? यूरोपियन यूनियन बोल रहा है हमें नेट जीरो करना है। यूरोपियन यूनियन को 2050 तक नेट जीरो करना है और 55% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 2030 तक हमें कर देना है, ठीक है। याद रखना ये चीज़। और जो ये CBAM जो प्रोजेक्ट है कब स्टार्ट होगा? ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये प्रपोजल है 2023 में इसको स्टार्ट करने की बात चल रही है। इसमें क्या है? जो भी कंज्यूमर्स हैं जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो खरीदते हैं तो उनको डिस्करेज किया जाएगा। और ऐसे प्रोड्यूसर जो क्लीनर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं सामान प्रोड्यूस करने के लिए, उनको क्या किया जाएगा? इंकरेज किया जाएगा, ठीक है। इससे जब जो ये अगर ये लागू हो जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्या इंडिया को इससे फायदा है, नुकसान है? क्या याद रखना, या इंडिया को इससे लूज है। इंडिया लूज कर देगा कितने रुपए? अप्रोक्स 1 से 1.7 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया के कम हो जाएंगे। इंडिया लूज करेगा यहाँ पे। इसीलिए इंडिया जो है इस चीज़ का क्या कर रहा है? अपोजिशन कर रहा है, ठीक है। UNCTAD की रिपोर्ट आई है जिसमें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसकी रिपोर्ट में कि इंडिया इसको लूज कर देगा, मतलब इतने पैसे इतना एक्सपोर्ट जो है इंडिया लूज कर देगा। इसीलिए इंडिया इस जो चीज़ है इसको अपोज कर रहा है। अब ये UNCTAD है, ये कब बना? ये 1964 में बना है। किसके लिए बना है? डेवलपमेंट फ्रेंडली डेवलपिंग कंट्रीज के इंटीग्रेशन के लिए बना है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाए वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट होने के लिए। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? याद रखना, इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और अभी मैंने बताया था स्विट्जरलैंड के बारे में, ठीक है। तो ये देखो इधर बताया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? डी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 85 पे। मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट क्या है? मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट क्या है? देखो, मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे? कावेरी रिवर पे। ये भी बहुत सारे लोगों को पता ही होता है, इसलिए इन्होंने क्या किया और ज़्यादा आपको वो किया। कावेरी पे तो है, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरी किस, एक और ट्रिब्यूटरी है जिसपे है, तो याद रखना वो हेमावती नहीं है, वो कौन सी? अर्कावती है।
कौन सी है वो, अर्कावती रिवर ट्रिब्यूटरी पे है ये, कावेरी पे तो है ही, साथ में उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, अर्कावती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट एम्स टू सपोर्ट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ बेंगलुरु अलोंग विद पावर जनरेशन, ये बेंगलुरु की ड्रिंकिंग वाटर जो नीड्स है उसको पूरा करेगा, बिल्कुल सही है। थर्ड है, द एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट इज लाइकली टू हैव एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स फॉरेस्ट। याद रखना, अगर मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट बनता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को करेगा, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वो करेगा। कौन से, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ना कि सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ओनली और ओनली क्या है हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, हमारी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, सॉरी हमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। यस, देखो मैंने कर दिया था ना गलत, इसमें क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या करेक्ट लिख रखा है, क्या इनकरेक्ट लिख रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये डैम किस गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, याद रखना, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डैम को प्रपोज किया, मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को, कब, 2017 में। लेकिन तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि उनसे नहीं पूछा गया और वे नीचे वाली स्टेट्स हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो भी उससे अफेक्ट होंगे। कुछ ऐसे टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, और लेकिन याद रखना, इसने इसको अप्रूवल मिल गया किससे, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स से तो इसको अप्रूवल मिल गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से इसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अप्रोक्स 63% जो एरिया है वो इसके अंदर डूब जाएगा, इसलिए जो तमिलनाडु है वो जो है कोर्ट में भी गया है इसके लिए। तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 पे आने से पहले मैं सोच रही हूँ आपको कावेरी रिवर के बारे में कुछ बता देती हूँ। कावेरी रिवर क्या है, देखो कावेरी रिवर वैसे निकलती कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, और ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका में, और फिर कर्नाटका तमिलनाडु से पास होती है, फिर पौंडीचेरी से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें, मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है, इसके अलावा कृष्ण सागर डैम भी इसी पे है, और दूसरी चीज़ मैटूर रिजर्वायर, ये भी क्या है, इसी पे है, मैटूर रिजर्वायर, ये भी कावेरी रिवर पे ही है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो कावेरी रिवर पे हैं, अगर हम इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें जो कावेरी रिवर पे, कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जैसे कि मैसूर है, ठीक है, इरोडे है, उसके बाद तंजौर है। तो ये सारी सिटीज़ कहाँ पे हैं, इसी रिवर पे हैं, कावेरी रिवर पे हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, अभी एक देखिए हमने अर्कावती, एक है इसकी हेमावती, वो भी इसी की है। ठीक है, अर्कावती, हेमावती, उसके बाद काबिनी, लक्ष्मण तीर्था, ठीक है, लक्ष्मण तीर्था, उसके बाद शिमसा, उसके बाद अगर देखें हरंगी भी इसी की है। उसके बाद बात करें अमरावती, उसके बाद नोयल। तो ये लगभग सारी ही जो रिवर्स हैं ये किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमारे लगभग सारी चीज़ें लगभग इसकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे के बारे में बात करनी है। इट इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 8th जून एवरी ईयर टू रिमाइंड अस ऑफ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ओशन इन सस्टेनिंग आवर लाइवलीहुड एंड नेसेसिटी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। कैसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 8 जून को ही मनाया जाता है। सेकंड है, द कंसेप्ट वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड इन 1992 बाय द कनाडा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट एंड ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा एट अर्थ समिट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरो ब्राजील। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो ओरिजिनली था ये 1992 में जो प्रोजेक्ट था ये प्रपोज किया गया था। और चीज़ें इसके बारे में देखें तो अगर जो 2021 है उसका थीम क्या था, उसका थीम था दी ओशंस लाइव्स एंड लाइवलीहुड, दी ओशंस लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, याद रखना लाइव्स एंड लाइवलीहुड इसका थीम था। और 2021 से लेके 30 तक के डिकेड को यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस बोला गया है। यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखना यूएन डिकेड फॉर ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बोला गया है 2021 से 30 तक के जो वो हैं उनको। ठीक है, और 8 जून को डेजिग्नेट किया गया क्या, यूएन जनरल असेंबली ने वो वर्ल्ड ओशन डे। ठीक है, और एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है क्या, 30 इंटू 30 क्या है, 30 इंटू 30 याद रखना, एटलीस्ट 30% हमें वर्ल्ड की लैंड प्रोटेक्ट करनी है, वाटर प्रोटेक्ट करना है, ओशन प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए 2030 तक हमें अप्रोक्स 30% जो वर्ल्ड की लैंड है वो प्रोटेक्ट करनी है, 30% ओशन, 30% वाटर, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करनी है। उसके लिए आई है 30 इंटू 30 वर्ल्ड ओशन डे की ये एक इनिशिएटिव है जो अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए है। ठीक है, तो याद रखना ये वर्ल्ड ओशन डे का ही इनिशिएटिव है जो लिया गया था 30 इंटू 30। तो याद रखना कल इन द सेंस मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ है हैशटैग लव 30 किसके लिए। ठीक है, हैशटैग लव 30 किसके लिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हैशटैग लव 30 किसके लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, इसको निकालता है यूएनसीसीडी। कौन निकालता है इसको, यूएनसीसीडी इसको निकालता है। फर्स्ट एडिशन कब आया था, 2017 में आया था। ठीक है, और यूएनसीसीडी इसको निकालता है। ठीक है, याद रखना इसको आपको।
तो बस यही है इसके बारे में। अगर एफएओ की बात करें, सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में बनी थी, स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की हंगर और को डिफीट करने के लिए और फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। फिर है इंटरनेशनल सोयल रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर की बात करें तो ये क्या है, ये 1966 में बना था, नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, मेनली सोयल के रिसर्च के लिए ही होगा। ठीक है, उसके बाद है टेरा जेनेसिस इंटरनेशनल, ये क्या है, ये डिज़ाइन कंसल्टेंसी है, मेनली मतलब डिज़ाइन कंसल्टेंसी है। ठीक है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की टीचिंग और उसकी प्रोपेगेटिंग के लिए काम करती है। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो इसका मेनली रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनसीसीडी। 87 हो गया क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। डीप ओशन मिशन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, डीप ओशन मिशन के बारे में बताना है। देखो, आपको बोर नहीं होना है, आपको क्वेश्चंस तो करने ही है और क्वेश्चन क्या होते हैं, बोरिंग ही होते हैं। अब आ जाते हैं 88 पे। क्वेश्चन डीप ओशन मिशन के बारे में बताना है। फर्स्ट है पॉसिबल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, जनरेशन ऑफ ओटी, ईसी एनर्जी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज और कंजर्वेशन ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी। तो याद रखना, ये पहले 3 जो है इसके पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये मेनली क्या करने जा रहा है, डीप ओशन मिशन रिसर्च करने के लिए जा रहा है। ठीक है, ना कि कंजर्वेशन करने के लिए। ठीक है, याद रखना, कंजर्वेशन करने के लिए नहीं, किसके लिए जा रहा है, मेनली रिसर्च वगैरह करने के लिए जा रहा है। ठीक है, और ये किसका प्रोजेक्ट, मतलब कब लॉन्च किया गया, डीप ओशन मिशन 2018 में। इसी को समुद्रयान भी बोलते हैं, समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान, इसमें भेजा जाएगा मैंड मिशन। समुद्रयान क्या है, इसमें इसके अंडर एक मैंड सबमर्सिबल डेवलप किया जाएगा जो 3 पीपल्स को लेके जाएगा अप्रोक्स कितनी डेप्थ तक, 6000 किलोमीटर की डेप्थ तक। ठीक है, 6000 मीटर की डेप्थ तक लेके जाएगा। मीटर है कि किलोमीटर, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और एक इसको व्हीकल लेके जाएगा 6000 मीटर का, जिसका नाम दिया गया मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000 व्हीकल में 3 आदमी जाएंगे, जिसको समुद्रयान बोला जाएगा। ठीक है, और वो इतने फीट तक जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है, मेन टारगेट तो हमारा ये है। दूसरी चीज़ क्या, कोई और कंट्री की है, ये अभी रिसेंटली चाइना का एक जहाज़ था जिसको बोला गया था फैंडाउजी। ये मैंड सबमर्सिबल था जो उसने 11,000 फीट तक 2020 में 11,000 फीट तक नीचे डेप्थ में उसने टच किया है। ठीक है, चाइना का ये मैंड मिशन था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 4th स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1st, 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट इसकी क्या है, करेक्ट है। इसके अलावा अगर बात करें और ये क्या करेगा, डीप ओशन मिशन ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स हैं उनको क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करेगा। इसका जो अप्रोक्स पोटेंशियल है कितना है, अप्रोक्स 380 मिलियन टन इसका इनिशिएटिव है। उसके बाद जो प्री मेटालिक नोड्यूल्स, आपको पता पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो होते हैं उसमें 92 मिलियन टन जो क्या वो मैग्नीज का अमाउंट है, निकल कॉपर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो इंडिया है ना, वो ऐसी मतलब डीप सी ओशन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ करने वाला 6th कंट्री बना है। 1st कंट्री नहीं, 6th कंट्री इंडिया बना है। इससे पहले कई सारी कंट्रीज ऐसा कर चुकी हैं। कौन सी, यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना, ये सारी कंट्रीज के पास ये डीप ओशन में जाने की ऐसी टेक्नोलॉजी है। और इंडिया ऐसे 6 कंट्री है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओशन पे तो बहुत ही ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि 2021 से लेकर 30 तक का जो ईयर है वो क्या घोषित हो गया है, डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया क्या और भी कुछ कर रहा है, यस, इंडिया और नॉर्वे ने भी, इंडिया एंड नॉर्वे ने एक MOU साइन किया, एक टास्क फोर्स बनाई है ब्लू इकोनॉमी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। किसने, इंडिया और नॉर्वे ने। क्या और भी इनिशिएटिव्स के लिए चल रहा है, मतलब ओ स्मार्ट इनिशिएटिव चल रहा है, किसके लिए, ओशंस के लिए और मैराइन रिसोर्सेज के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ओ स्मार्ट इनिशिएटिव भी चल रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट भी है इसके लिए। तो ये सारे ही इनिशिएटिव किसके हैं, हमारे ओशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा भाई मतलब क्यों डीप ओशन मिशन, क्योंकि इंडिया को अभी रिसेंटली क्या है, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी ने पॉलीमेटालिक नोड्यूल के एक्सप्लोरेशन के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिला है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डीप ओशन में जाएंगे भी और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है उनको खोजेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 88 हो जाता कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 89 इसमें जो है क्वेश्चन मिस है, तो इसको कोई बात नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक, ग्रीन, येलो। ठीक है, अब पेपर में आई थी ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने कर दिया होगा, आपको याद होगा ब्लू हाइड्रोजन क्या थी। देखो, ग्रे क्या होती है, फॉसिल फ्यूल जो होती है, पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से जो बनती है, ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल सोर्सेज से और येलो हाइड्रोजन सोलर पावर से। सारी ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और जो है ब्लू हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से। तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर हमारा क्या आ गया, डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में लेते हैं और यूपीएससी ने यही पूछ दिया हमसे। आ जाते हैं 91 पे। कंसेप्ट ऑफ डेटा लेक। डेटा लेक क्या होता है, याद रखना, रो डेटा जो होता है ना, रो डेटा, उसकी डिपॉजिटरी को बोलते हैं क्या, डेटा लेक। तो क्वांटम कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, डिपॉजिटरी ऑफ प्रोसेस डेटा नहीं, क्लाउड स्टोरेज ऑफ नहीं, ये भी नहीं है, क्रिटिकल डेटा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि क्या है, ये डिपॉजिटरी ऑफ रो डेटा है। रो डेटा की डिपॉजिटरी को क्या बोलते हैं, डेटा लेक बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेटिव फॉर्मेट में जैसी भी है उसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेना, उसको बोलते हैं क्या, रो डेटा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, डेटा लीक। हमें किसके बारे में बताना है, न्यूट्रिनोज के बारे में बताना है। न्यूट्रिनोज
क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं न्यूट्रिनोज के बारे में। फर्स्ट है दे आर वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड आर सो स्मॉल दैट सो फार नो एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन मेजरिंग देम। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही छोटे होते हैं, कोई इनको अभी तक कर नहीं पाए हैं। सेकंड है दे ट्रैवल ऑलमोस्ट सेम एज स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल। दे आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इन दिस सन पार्टिकल डिके इन अर्थ एंड एक्सप्लोजिव ऑफ स्टार, बिल्कुल इन सब में ये बनते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी क्या है, करेक्ट है। इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइनी मास होता है, याद रखना इनका जो होता है टाइनी मास होता है और कोई चार्ज नहीं होता है। इनका क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, टाइनी मास होता है। और इनके मास को, कि इनमें मास होता है ऐसा बताने के लिए 2015 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। 2015 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था कि इन न्यूट्रिनोज में मास होता है, ये बताने के लिए। नेग्लिजिबल भी मास होता है। और मैंने बताया था ये 3 टाइप के होते हैं अप्रोक्स, जो एसोसिएटेड होते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, फिर होते हैं म्यून न्यूट्रिनो, और एक होते हैं टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है यूनिवर्स में, सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है यूनिवर्स में। पहले कौन से हैं, फोटोन। ठीक है, पहले कौन से फोटोन, उसके बाद क्या आते हैं, न्यूट्रिनोज आते हैं। इनकी स्पिन हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करती है इनके मोशन के। मतलब ये ऐसे मोशन कर रहे हैं तो इनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये हमने सारी चीज बता दिया। एक इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, इंडियन न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। कहाँ पे ये सेटअप की जाएगी, ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में। ठीक है, इनिशियल गोल क्या है, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को स्टडी करना। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, और एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक मिलकर इसको वो करेंगे, क्या ज्वाइंटली इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं किसके बारे में, न्यूट्रिनो के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं 93 पे। हमें लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में बताना है कि स्टार की लाइफ साइकिल कैसी होती है। देखो याद रखना, यही होती है लाइफ स्टाइल स्टार के। सबसे पहले नेबुला, फिर प्रोटो स्टार, फिर ब्राउन स्टार, फिर रेड जेंट, और फिर व्हाइट ड्वार्फ, और उसके बाद आता है ब्लैक ड्वार्फ। उसके बाद क्या आता है, ब्लैक ड्वार्फ। तो यही है इनकी लाइफ। तो क्वेश्चन 93 हो जाता है। ए आ जाते हैं MnSOD। आपने सुना होगा MnSOD के बारे में। MnSOD के बारे में ये क्या है, MnSOD मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, तो ये इसका नाम होता है। तो ये एंजाइम किस में यूज किया गया, GM मस्टर्ड रबर। तो आपको सबको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज किया गया, रबड़ में यूज किया गया है। GM रबड़ में ये यूज किया गया है ताकि एक्सट्रीम क्लाइमेट से नॉर्थ जो है वो रबड़ बच जाए। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट GM रबड़ कहाँ पे बनाया गया है, ये सब डाल के असम में। ठीक है, असम में ये डाला गया है। किसने बनाया, ये रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये बनाया है। ठीक है, और ये रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके अंडर है, रबर बोर्ड के अंडर है। रबड़ बोर्ड जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, याद रखना, उसके हेडक्वार्टर कोट्टायम केरला में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर, कोट्टायम केरला में हेडक्वार्टर्स है रबड़ के। और ये मिनिस्ट्री कौन सी के अंडर आता है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। या तो याद रखना, ये जो प्लांट है GM रबड़, जिसमें MnSOD एंजाइम को लोकेट किया गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये किसके लिए, किसने बनाया, असम में इसको बनाया गया है। रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई। ये किसके अंडर है, रबड़ बोर्ड के अंडर है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, कोट्टायम केरला में। और किस मिनिस्टर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। रिसेंटली एक विजन डॉक्यूमेंट 2030 आया है, जिस टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और हेल्प अर्थ हायग्रीवा महादेव टेम्पल कमेटी के बारे में, के टर्टल के स्पीसीज को प्रिवेंट करना है। इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, और ऐसी स्पीसीज है जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया है IUCN ने, लेकिन ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंजर्व नहीं है। कौन सी स्पीसीज के बारे में बात चली है, और काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात चली है इस साल, वो है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ठीक है, किसके बारे में बात चली है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात चली है। ठीक है, IUCN में बता दिया इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन साइट्स में क्या स्टेटस है इसका, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको कोई भी जगह नहीं दी गई है। फ्रेश वाटर है, क्या है ये, फ्रेश वाटर भी है। क्या, फ्रेश वाटर भी है, नॉर्थ ईस्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, असम की गवर्नमेंट ने, असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, आप बात सकते हो, असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2 NGO के साथ MOU साइन किया है। और उसमें क्या टारगेट है उनका टारगेट है कि हमें 1000 ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल को एटलीस्ट रेज करना है। मतलब एटलीस्ट 1000 ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल का नंबर हमें इंक्रीज करना है 2030 तक। ठीक है, उनका ये टारगेट है। तो ये चीज़ है, असम गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एफर्ट कर रही है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, निल्सोनिया नाइग्रिकेंस। निल्सोनिया नाइग्रिकेंस, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, याद रखना, इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल जैसा ही ये दिखता है। किस जैसा दिखता है, इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल जैसा ही ये दिखता है। और ये इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल जो है, इसका IUCN स्टेटस का याद रखना, ये लेकिन इंडेंजर्ड है। इसका नाम भी ऐसा ही है, निल्सोनिया ह्यूरम इसका नाम है। ठीक है, याद रखना। ये तो चलो हो गया हमारा क्या, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। हमारे 5 टाइप के और सॉफ्ट शेल, मतलब इंडिया में 5 टाइप के और टर्टल, सी टर्टल्स पाए जाते हैं। इंडिया के वाटर्स में 5 और टाइप के टर्टल्स पाए जाते हैं। सबसे एक था ओलिव रिडले टर्टल। ओलिव रिडले टर्टल, एक है लेदरबैक टर्टल, और एक है लोगर हेड टर्टल। ये जो तीनों है ना, याद रखना, ये तीनों किस में आते हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा, एक होता है हमारा हॉक्सबेल टर्टल।
हॉक्सबिल टर्टल, और एक है वो होता है हमारा क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में, और एक है हमारा ग्रीन टर्टल, एक है हमारा ग्रीन टर्टल, और वो किस कैटेगरी में है, वो इंडेंजरिंग कैटेगरीज में। तो ये आईयूसीएन स्टेटस याद रखने हैं, डिफरेंट 5 जो हमारे इंडिया में सी टर्टल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या और भी कोई इनिशिएटिव है जो इसके लिए चल रहा है, याद रखना इंडियन ओशन सी टर्टल एग्रीमेंट। इंडियन ओशन सी टर्टल एग्रीमेंट है किसका, सी टर्टल एग्रीमेंट है किसका, हमारा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का, एक यूएन बैक्ड इनिशिएटिव है जो इस टर्टल के कंजर्वेशन के लिए चलाया जा रहा है। उसके अलावा कुरमा ऐप जो है एक स्टार्ट किया गया है इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए। किसने स्टार्ट किया, इट कैन ने स्टार्ट किया, ITCAN, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन प्लान, ठीक है, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन प्लान ने स्टार्ट किया है। किसके साथ मिलकर, 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, एक टर्टल सर्विलेंस अलायंस और एक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, इनके साथ मिलकर ये भी स्टार्ट किया गया। तो कुरमा ऐप एक स्टार्ट किया गया टर्टल कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ने किया है। ये 5 जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, और मैंने चीज़ें बता दी ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है, क्या रखनी है, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अब आ जाते हैं किस पे, 96 पे, क्वेश्चन नंबर 96। सेंचुरी और किस स्टेट में वो पाई जाती है वो बतानी है। तो याद रखना जो मंजीरा है वो आंध्रा में ही पाई जाती है, कुलिक सेंचुरी वेस्ट बंगाल में ही पाई जाती है, थाकेर तमिलनाडु में पाई जाती है, और कीतम जो है वो सिक्किम में ही पाई जाती है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर आता है आर्जिमोम मैक्सिकाना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है मैक्सिकन पोपी भी इसको बोलते हैं, मैक्सिकन पोपी, ठीक है। ये कौन सी डिजीज करता है, याद रखना, कौन सी डिजीज करता है, ड्रॉप से डिजीज करता है। कौन सी डिजीज करता है, ड्रॉप से डिजीज करता है। मतलब क्या हो जाता है, मेनली ये एक्यूट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जो मेनली एडिबल ऑयल में अगर हम ये वाला मैक्सिकन पोपी का सीड ऑयल मिला देते हैं तो उसके कारण ये जो डिजीज है वो हमें हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो ये डिजीज इतना ज़्यादा बिल्कुल अंदर जाने की इनमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे गौचर डिजीज क्या होती है, ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, ठीक है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। इसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है, गौचर में एक एंजाइम की कमी हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोसैरिब्रोसाइडेज एक एंजाइम की इसमें कमी हो जाती है, जिससे कि सर्टेन जो टाइप के फैट्स हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं बॉडी में। याउज क्या है, याउज एक टाइप की क्रोनिक स्किन डिजीज है जो पेप्लोमास और अल्सर्स के द्वारा होती है, ठीक है, इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। उसके अलावा न्यूरोलेथायरिज्म की बात करें, ये जो है लेग्यूम्स के कंजप्शन से होती है, जिसमें क्या होता है ODAP टाइप का एक केमिकल या कुछ भी होता है, उसके कारण ये जो डिजीज हो जाती है, ठीक है। और समटाइम्स अगर ये इसका इंजेक्शन कर लिया जाए ODAP का तो मोटर न्यूरॉन डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स। तो याद रखना, देखो इसको FAO ही निकालता है, लेकिन कब FAO ही निकालता है, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, 1945 में ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है। ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी चीज है, इट ट्रैक्स द ग्लोबल कम्युनिटी प्राइस चेंजिंग ऑफ ए बास्केट ऑफ फूड कम्युनिटीज ऑफ सीरियल, ऑयल सीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड शुगर ऑन द क्वार्टरली बेसिस। याद रखना ये इन सारी चीजों को मापती तो है, लेकिन ये किसके बेसिस पे करती है, मंथली बेसिस पे करती है। क्या करती है, मंथली बेसिस पे उसको वो किया जाता है, ट्रैक किया जाता है मंथली बेसिस पे। दूसरी चीज का बेस ईयर जो वो कितना, 2002 से 2004 लिख रखा है, इसका बेस ईयर 2014 से लेकर 2016 तक इसका बेस ईयर है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है ए। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट माननी पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। ये इंडेक्स स्टार्ट कब किया गया था, 1996 में स्टार्ट किया गया था। एक और चीज याद रखना, FAO ना बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है, जैसे कि एक तो है सोफिया, ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फुल फॉर्म आपको खुद देखने, सोफिया, सोफा, सोफी, सोफो, सोको, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट कौन निकालता है, ये सारी रिपोर्ट निकालता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्या बोलता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी है। सबसे पहले इट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, बिल्कुल ये रिलीज करता है। द नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड लिविंग इन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हैज रीच्ड 55 मिलियन, बिल्कुल 55 मिलियन जो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो उसमें से जो अमाउंट कुछ जो है वो मतलब 85% जो कंफ्लिक्ट और वायलेंस के कारण है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है, वेदर रिलेटेड जो इवेंट्स है वो 98% है, सारी डिजास्टर को अगर मिला दिया जाए, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, किसके बारे में, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ग्रिड 2020, मतलब इसमें याद रखना 5 कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो, सबसे ज्यादा हुआ है सीरिया में, उसके बाद हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, उसके बाद हुआ हमारा इथोपिया में, उसके बाद हुआ हमारा बुर्किना फासो में, और उसके बाद हुआ है हमारा अफगानिस्तान में। इनमें सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमारे हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से, ठीक है। अगर हम IDMAC की बात करें, IDMC की बात करिए, बनी कब थी, 1998 में बनी थी, ठीक है, 1998 में बनी थी। किसने बनाई थी, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने बनाई थी, और कब बनाई, कहाँ बनाई थी, जेनेवा में है, यहाँ पे ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये है हमारी IDMAC की फुल फॉर्म, मतलब ये होगी IDMAC मतलब द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। कब बना, कैसे बना, वो चीज़ हमने देख ली है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। फर्स्ट इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान में लोकेटेड
सिचुएटेड है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में। सेकंड है इट हैज़ बीन रिसेंटली अपग्रेडेड टू स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व, इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दस बिकमिंग 53rd टाइगर रिजर्व, याद रखना ये 53rd नहीं कब बनी है, 52nd टाइगर रिजर्व बनी है, ठीक है। कौन सा बना है, 52nd टाइगर रिजर्व बना है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो याद रखना ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, 4th टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान का, और 52nd है कंट्री का। तो इसका मतलब राजस्थान में और भी हैं जो टाइगर रिजर्व है, जैसे कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कौन से हैं, पहले रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, एक है मुकुंदरा हिल्स, एक है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये 3 राजस्थान में पहले ही थे, और एक नया कौन सा बना, ये बना रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये 4th बन गया है, 52nd कंट्री में है। और अगर हम टाइगर के कंजर्वेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट चलाए जा रहे हैं। तो टाइगर जो है उसका IUCN स्टेटस क्या हमारा, इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स में शेड्यूल 1 में आता है, तो ये है इसका कंजर्वेशन स्टेटस। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, कब चलाया गया था, 1973 में चलाया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। उसके अलावा NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में बनी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये बनी है, ठीक है, 1972 में। इसके अलावा टाइगर को प्रिवेंट करने के लिए M-STRIPS भी चलाया जा रहा है। क्या M-STRIPS भी चलाया जा रहा है, किसने चलाया, ये भी NTCA नहीं चलाया, M-STRIPS कब चलाया, ये 2010 में चलाया है। तो ये सारे टाइगर के कंजर्वेशन के लिए इंडिया में एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी नोट पे जो आज का हमारा लेक्चर है, टोटल 25 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़। देखो आपने अभी तक आप जाके देखना, शायद आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो एक बटन दबाने में आपका क्या ही जाता है, तो प्लीज़ 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 एक बटन दबा दो। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।